नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बताएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उनकी बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि मिशन 2023 में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि लगातार बैठकें कर रहे हैं, मैराथन बैठकें उनकी हो रही है। इसी कड़ी में वो राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत संगठन से जुड़े बड़े नेता भी मौजूद हैं। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि संघ से जुड़े बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के टॉप लीडरशिप नेता जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिनका स्वागत किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ये बैठक की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। संगठन से बड़े नेता भी। मिशन 2023 को फतह करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनका काफिला इस वक्त प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंच चुका है, जहां पर करीबन 2.5 से 3 घंटे वो बैठक करेंगे। इस बैठक में सत्ता और संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी विचार विमर्श करेंगे, तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि किस तरह से इस साल जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत में, वहां पर जाकर जीत हासिल की जाए। तो एक बड़ी मैराथन बैठक यहां शुरू होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष शामिल होंगे, संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में, आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका स्वागत करने के लिए इस वक्त भाजपा कार्यालय के गेट के बाहर खड़े हुए हैं। उनके साथ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, प्रहलाद पटेल हैं और वरिष्ठ नेता इस वक्त उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद बैठक का दौर शुरू हो जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा मिशन 2023 को लेकर। चूँकि 15 दिन में ये दूसरा दौरा है अमित शाह का, तो पिछली बैठक के दौरान अमित शाह ने जो टास्क दिए थे इन नेताओं को, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि आपने उन टास्क पर क्या किया है। इसके साथ ही जो जानकारी अमित शाह के पास है, केंद्रीय नेतृत्व के पास है, उसे इन नेताओं के साथ, इन टीम के साथ साझा किया जाएगा। क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा और मध्य प्रदेश के साथ ही 4 अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उन 4 राज्यों पर भी फोकस करना है। लेकिन हिंदी पट्टी का एक प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश और बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर एक बार फिर से कमल खिले। तो उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का दखल मध्य प्रदेश में बड़ा है और 15 दिन में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुँचे हैं और बैठक भी अब शुरू हो जाएगी, जो कि देर रात तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में पिछली बैठक के टास्कों पर भी चर्चा की जाएगी और कुछ नए टास्क भी इस बार दिए जाएंगे। इस बार संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस वक्त बैठक में शामिल होंगे और उनसे भी संगठन को लेकर, संगठन के विस्तार को लेकर, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी कार्यालय से कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी। तो बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी कार्यालय में बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और एक के बाद एक उनके दौरे हो रहे हैं, तो क्या माना जाए, स्टेट के इलेक्शन को केंद्रीय गृह मंत्री ने टेक ओवर कर लिया है। अब इस चुनावी जमावट में केंद्रीय गृह मंत्री यानी चाणक्य की क्या रणनीति है? चाणक्य की यही रणनीति है कि किसी भी तरह से मिशन 2023 को फतह किया जाए। हिंदी पट्टी का एक प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश कहे तो बेहद महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि 15 दिन में अगर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। पिछले वो 2.5 घंटे प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठे थे, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, कई टास्क, महत्वपूर्ण टास्क दिए गए थे नेताओं को। और उसके बाद आज तो रात्रि विश्राम भी अमित शाह का प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही होना है। कल करीबन 10:30 बजे वो भोपाल से दिल्ली की ओर रवाना होंगे और इस वक्त प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इसमें संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। पिछली बार हमने देखा था कि संगठन से जुड़े हुए ज्यादातर नेता इस अमित शाह के साथ बैठक करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस बार संगठन के लोग भी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चुनाव जो प्रबंध समिति बनाई गई उसके संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो अपने आप में बेहद
है कि किस तरीके से अब बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। ब्लूप्रिंट को जमीनी हकीकत पर पहुंचाना है। जो फीडबैक निकल कर आया है केंद्रीय नेतृत्व के पास, उस फीडबैक के आधार पर असंतुष्टों की नाराजगी को दूर करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर कर फील्ड में पहुंचाना है। चाहे वो वोटर से बात करेंगे, जनता से चर्चा करके एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही वैभव, जिस तरीके से संगठन के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, संगठन को किस तरह से गढ़ा जाए, किस तरह से मथा जाए, इसी पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। लगातार भीतरघात की खबरें सामने आ रही है, बीजेपी के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस नाराजगी को किस तरह से साधा जाए, नाराजगी सड़कों पर नजर ना आए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संगठन में मंथन चल रहा है। क्या बड़े बदलाव आने वाले दिनों में संगठन में और भी हमें देखने को मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे और बड़ी जिम्मेदारियां भी देखने को मिलेंगी। और जिस तरह से हमने देखा था कि नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई, शिवराज सिंह चौहान के खास माने हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के भी खास माने जाते हैं। असंतुष्टों को मनाने में महारत हासिल है नरेंद्र सिंह तोमर को। यही कारण है कि उन्होंने जो पहले से टीमें थी उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है। पुराने और अनुभवी नेता जो कि चुनावी रणनीति के जानकार होते हैं, उन्हें ही वो अपनी टीम में लेकर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि जो लंबे समय से जो नेता थे, जो प्रदेश कार्यालय से दूर नजर आते थे, बहुत कम ही कार्यालय आते थे, अब वो लगातार कार्यालय आ रहे हैं। तो पुराने अनुभवी नेताओं को नरेंद्र सिंह तोमर ने जिम्मेदारी सौंपी है। उनका यही कहना है कि हमको सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। जिस तरह से बीजेपी की एक पंचलाइन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसी आधार पर बीजेपी के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अमित शाह स्पष्ट कह चुके हैं बिल्कुल मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है, तो प्रदेश नेतृत्व को, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, कम समय में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कार्यकर्ता को एक्टिव करना है। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ा सा नाराज चल रहा है अपने वरिष्ठ नेताओं से, तो अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी कीमत पर, कैसे भी करके आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कीजिए। उनसे कहिए कि चुनावी समय है, चुनावी बेला है, संवाद करें। बिल्कुल वैभव, एक चीज़ और हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, परफॉर्मेंस पार्टी के नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की कहीं ना कहीं टेंशन अमित शाह का बढ़ा रही है। रिपोर्ट जो इंटरनल सामने आई उसमें कई मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं, विधायकों की हालत खराब है ज़मीनी स्तर पर। तो ऐसे में इसको कैसे बैलेंस करेंगे? बिल्कुल मुश्किलें हैं। चुनावी सर्वे किए जा चुके हैं। चुनावी सर्वे में जो रिपोर्ट आई वो बीजेपी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि और ऐसी भी खबरें आई हैं कि बड़ी संख्या में, जिस तरह से हमने गुजरात विधानसभा में देखा था कि बड़ी संख्या में टिकट काटे गए थे, तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकटों का ऐलान किया जाएगा तो इस बार देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो सिटिंग बिल्कुल। तो वैभव जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दे रहे थे कि जिस तरीके से संगठन की ये बैठक हो रही है, संगठन के बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 23 की जो पिच तैयार हो रही है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे यही कि सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाया जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी, उसका लाभ निचले तबके तक कैसे पहुंचे, योजनाओं का लाभ कैसे मिले, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं हों, उसको लेकर प्रचार प्रसार की रणनीति भी इस बैठक में बनाई जा रही। इसके अलावा संगठन में जो वैभव ने एक जानकारी महत्वपूर्ण दी कि आने वाले समय में और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, संयोजक उन्हें बनाया गया। और इस बैठक में घोषणा पत्र की भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच से निकलकर सामने आ रहे हैं। अलग अलग टीमें बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर घूम रही हैं, लोगों से मिल रही है, पूछताछ कर रही है कि बताइए आपकी क्या समस्या है और क्या सुधार प्रदेश की सरकार को करने की ज़रूरत है। जो सुझाव मिल रहे हैं उन्हें भी अब घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और इसी को लेकर ये बड़ा मंथन, लेकिन इस मंथन से अमृत निकलेगा नहीं निकलेगा अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की चुनावी जमावट काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेट के इलेक्शन को अपने हाथ में ले चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का, खुद गृह मंत्री अमित शाह जो कि चुनावी जमावट में जुटे हुए हैं। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं
और जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि स्टेट के इलेक्शन को वो खुद टेक ओवर कर चुके हैं, कमान अपने हाथ में ले चुके हैं, माइक्रो लेवल पर जो रणनीति बना रहे हैं, चुनावी जमावट में जुटे हुए हैं। आखिर आने वाले समय में इस मंथन से क्या अमृत निकल पाएगा? देखिए सोनू, जब भी मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। तो इस मंथन में भी आप देखेंगे अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। अब विष को किस तरह से दूर करते हैं और अमृत को किस तरह से अमित शाह अपने फेवर में करते हैं, इसमें उनको बाकायदा महारत हासिल है। उनको राजनीति में आज के दौर में कहा जाता है कि बड़े चाणक्य हैं। वो विपरीत धारा बह रही हो तो उसको भी अपने पाले में लाने के हर जतन करते हैं और सफल भी होते हैं। इस तरह की उनकी रणनीतियां पहले देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश में एक तरह से पूरा कैंपेन या पूरी चुनावी रणनीति उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। इस बार वैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी जैसी 2018 में परिस्थितियां थी। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव होगा। केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में पूरे चुनाव की कमान होगी और उनके हिसाब से मोहरे चले जाएंगे, उनके हिसाब से चालें चली जाएंगी। तो निश्चित तौर पर जब अमित शाह के हाथ में कमान होगी तो उसका असर आपको अलग देखने को मिलेगा। यदि पार्टी के खिलाफ नाराजगी है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसको भी एक तरह से किनारे करने में अमित शाह को महारत हासिल है और वो अपना रास्ता बना लेते हैं। यदि जहाँ पे असफलता मिल रही हो तो उसको सफलता में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो बूथ मैनेजमेंट में माहिर हैं। हमने देखा है कि बूथ स्तर तक उनकी पकड़ है। वो बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उसके कार्यकर्ताओं का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, दूसरे राज्यों में उनकी रणनीति के हिसाब से ये आकलन कहा जाता है। गुजरात में लगातार बीजेपी को सफलता मिल रही है तो उसके पीछे भी अमित शाह की रणनीति मानी जाती है। मध्य प्रदेश में अब उन्होंने कमान संभाल ली है। किस तरह से मंत्रियों का उपयोग किया जाएगा, किस तरह से संगठन के नेताओं का उपयोग किया जाएगा, किस तरह से संगठन के कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाएगा, उसकी अलग अलग रणनीति बनेगी। जो पार्टी में हम देख रहे हैं मंत्रियों में भी कहीं खटास है, बड़े नेताओं में कहीं मनमुटाव है, तो उसको भी वो दूर करने का काम करेंगे। तो हर मोर्चे पर वो उनकी हिसाब से काम करेंगे जिसकी जमात कांग्रेस में हम देखते हैं कि उनके आने के बाद से थोड़ी एक घबराहट सी दिखती है, क्योंकि अमित शाह से निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जो विरोधी दल है बीजेपी के, उनको एक तरह से घबराहट होती है कि वो जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि विपक्ष को मुसीबत आ जाती है। एक तरह से हम देखते हैं जहाँ पे सरकारें नहीं बनी है, विपक्ष का पलड़ा भारी रहा है, वहां भी अमित शाह किस तरह से तोड़-फोड़ करके बीजेपी को आगे ले जाने में सफल रहे। तो मध्य प्रदेश में अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। पूरी पार्टी को चुनावी हिसाब से लगाने की उनकी रणनीति पर काम करना शुरू हो गया है। आप देखिए कि अब संगठन भी वैसे ही काम करेगा जैसा अमित शाह चाहते हैं, मंत्रिमंडल भी वैसे ही काम करेगा, सरकार भी वैसे ही काम करेगी। जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स है उनको किस तरह से वो कमजोर करते चले जाएंगे और जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको और मजबूत करते हुए जाएंगे ताकि जनता उनके फेवर में आ जाए। यदि जनता के मन में किसी मुद्दों पर नाराजगी भी होगी तो उसको दूर करेंगे, योजनाएं लेकर आएंगे जिससे कि बीजेपी के खिलाफ यदि कोई वोटर भी है, मतदाता भी है, तो उसका भी मन बदल सके। धार्मिक ध्रुवीकरण से लेकर राष्ट्रवाद से लेकर और जो विकास की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उन पर फोकस रहेगा, उन पर बात की जाएगी। साथ ही कांग्रेस पर आक्रामक तेवर अपनाए जाएंगे, आक्रामक तरीके से हमला किया जाएगा जो बीजेपी का रणनीति का हिस्सा है और जो अमित शाह की भी रणनीति है कि हमेशा विरोधियों पे आप तेवर तीखे रखिए, आक्रामक तरह से हमले कीजिए जिससे वो बचाव में आए। तो ये बीजेपी के आज की बीजेपी की नई रणनीति है और उस पर वो मंथन कर रहे हैं, उस पर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से योजनाएं काम करेंगी, किस तरह से कमेटियां काम करेंगी। उसकी आज एक तरह से खाका बन चुका है और उस पर अमल अगले दिन से आप देखने को मिलने लगेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर चाणक्य नई चाल के साथ चाबुक लेकर निकले हैं। कौन सा पासा कहाँ फेंकना है, कहाँ गोटियां फिट करनी है। एक जानकारी और ब्रजेश जी निकलकर सामने आ रही वो ये कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, उनको कहां कैसे एडजस्ट करना है। संगठन के नेताओं से इस बैठक में भी चर्चा करनी है, मंत्रियों से भी चर्चा करनी है, कहीं किस बात की नाराजगी जो खुलकर सामने ना आए उसको भी साधना है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जो नाराजगी पहले हमने देखी थी कि दो मंत्रियों के बीच में आई थी, उसको किस तरह से इस तरह की बयानबाजी सामने नहीं आना चाहिए। जो पिछले दौरे में भी अमित शाह कहकर गए थे, निर्देश देकर गए थे कि इस तरह की बयानबाजी खुलकर नहीं आना चाहिए, किसी में मनमुटाव भी है तो बंद कमरे में बात होनी चाहिए। तो अब वो सब चीजों पर और जिस तरह से बयानबाजी होने लगी थी बीजेपी के खेमे में, जिस तरह से एक दूसरे के प्रति नाराजगी जाहिर होने लगी थी, जो पब्लिक में आने लगी थी, खासकर मीडिया में आने लगी थी, जनता के बीच में आने लगी थी, उस पर नाराजगी जताई थी पिछली बार।
तो उसके बाद देखिए आप एक तरह से विराम लग चुका है, ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही। यदि किसी के बीच में मनमुटाव भी होगा तो बंद कमरे में बात होगी और कमरों से बाहर बात नहीं आएगी। जिस तरह से हमने देखा है दिल्ली में जो रणनीति बनती है, जो फैसले लिए जाते हैं, उनकी भनक तक आज की तारीख में मीडिया को नहीं लगती। तो जब अमित शाह ने मध्य प्रदेश में डेरा डाल दिया है, नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, कमान अपने हाथ में ले ली, तो आप देखिए कि इस बात की भी पूरी वो रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी, कोई बात लीक ना कर रहा हो। आप द रिकॉर्ड बातें जिस तरह से बाहर आईपीडी को बाहर आना बंद हो जाएंगी, वही बातें बाहर आएंगी, मीडिया के सामने आएंगी, जो पार्टी के हित में होंगी, पार्टी के लिए जो लाभदायक होंगी। ऐसी बातें नहीं आएंगी नेगेटिव, जो जिससे पार्टी को नुकसान हो, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाए और कार्यकर्ताओं को एक तरह से तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग के बाद लगातार उस पर काम कर रहे हैं, उसमें आप पहले भी कह चुके हैं, कार्यकर्ता नाराज नहीं होना चाहिए, बूथ मजबूत होना चाहिए और जो कार्यक्रम बनते रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होने लगी थी। आप देखिए पिछले दिनों शिव प्रकाश जी ने कहा कि बैठकों में बात होता है, अगली रणनीति बनती है, अगले कार्यक्रम आते हैं, लेकिन पिछले कार्यक्रमों का छोड़ दिया जाता है, मतलब आप भूल जाते हो, उन पर बाकायदा अमल नहीं होता है। तो उस बात की भी निगरानी होने लगी। तो अब जो कार्यक्रम बनेंगे, जो नई रणनीति बनेगी, उस पर आपको अमल करना पड़ेंगे। नए कार्यक्रम बनेंगे तो आपको पुराने कार्यक्रमों का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने उनको पूरा किया है या नहीं किया। तो लापरवाही किसी स्तर पर नहीं देखी जा सकेगी। यदि लापरवाही करने वाले नेताओं की भी खबर आप अमित शाह ले सकेंगे। बिल्कुल, पब्लिक रेफरेंस में जिस तरीके का नेगेटिव रेफरेंस यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, विधायकों को देखने को मिल रहा है, उसको लेकर भी अमित शाह लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, आप खुद अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या कुछ अंदर की खबरें निकल कर सामने आ रही है? फिलहाल अब से कुछ देर पहले ही बैठक की शुरुआत हुई है और बैठक का एजेंडा स्पष्ट है कि मिशन 2023 को फतह करना है। अब तक जिस तरह का जो फीडबैक मिलकर सामने आया था, केंद्रीय नेतृत्व के पास यहाँ का कार्यकर्ता नाराज था, मंत्रियों में सामंजस्य नहीं था और कोई जो काम की बात की जाती थी, विकास कार्य की बात की जाती थी, तो चेहरा दिखा के तलक हो रहा था। तो अब सारी चीजें जब अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली हैं, तो जिस तरह से विजय सर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अब सारी चीजें अमित शाह अपने आधार पर तय करेंगे और खुद हर एक चीज की उनकी टीम ही मॉनिटरिंग करेंगी। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जहां पर जो टास्क दिए गए थे उस पर कितना काम किया गया है और लगातार रिव्यू मीटिंग भी होंगी। अब केवल ऐसा नहीं होगा कि टास्क दे दिया गया और उसके बाद भूल गए, यहाँ पर टास्क भी किया जाएगा, उसका रिव्यू भी दिया जाएगा, उसके आधार पर फीडबैक से जो निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो स्पष्ट है कि अब कार्रवाई होगी अगर जो काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 महीने का वक्त बचा है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुकी है। वो उस नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिविटी में बदलना है और एक बार मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलाना, इसी को लेकर इस वक्त बैठक हो रही है। और यही कारण है कि इस बार संगठन से जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी भोपाल में बुलाया गया है, जहां पर सत्ता के लोग भी बैठे हैं, संगठन के लोग भी बैठे हैं और आपस में सामंजस्य बना रहे हैं कि किस तरह से इन खबरों को दूर किया जाए कि पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है और पार्टी के कार्यकर्ता को एक्टिव किया जाए ताकि वो जनता के बीच में जाए और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिल सके, इसकी कोशिश करें। बिल्कुल ब्रिजेश जी, केंद्रीय गृह मंत्री की जो टीमें हैं ग्रास रूट पर काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, अलग अलग टीमें पहुंच रही, चाहे वो बूथ स्तर पर हो, मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही हो, टिकट को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही हो, अपनी खुद की टीम दिल्ली से साथ लेकर आए हैं। देखिए, दिल्ली से आई टीम भी काम कर रही है, दिल्ली से जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो टीमें गठित की गई हैं वो भी काम कर रही है। जो दिल्ली की टीम है, कह सकते हैं अमित शाह की जो टीम है, वो सिर्फ निगरानी का काम करेगी कि वो जो कमेटी जो बनाई जा रही है वो बेहतर काम कर रही है कि नहीं, जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो कार्य योजना दी जा रही है, उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजों में कार्रवाई नहीं हो रही, कागजों में तो सिर्फ काम नहीं दिखाए जा रहे, तो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी जिसका कि परिणाम बेहतर तरीके से उनके पक्ष में आ सके। तो अमित शाह जो कार्यक्रम देंगे, जो उनकी टीम आई है, वो टीम ये देखेगी कि किस तरह से उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, सबके अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, सबको जिम्मेदारियां बाकायदा दी गई हैं। उन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन किस तरीके से कर रहे हैं, ये देखने का काम अमित शाह का है। नए कार्यक्रम देने का अमित शाह का कार्यक्रम है। और मध्य प्रदेश में यदि कोई नेताओं के बीच में यदि कहीं मनमुटाव है, कहीं किसी बात की कोई आपत्ति है, नाराजगी है या कहीं कोई कमी है, तो उसको दूर करने का काम है। यदि उनके लेवल पे कोई मामला है तो उन तक बात पहुंचाने की, ताकि टीम भावना से जो काम कर सकते हैं। बीजेपी का संगठन बेहतर तरीके से काम कर सकता है, ये और करता भी रहा है। तो इसमें ये कोई मायने नहीं रखता कि दिल्ली की टीम आई है, दोनों में सामंजस्य बेहतर तरीके से बनता है, दिल्ली के नेताओं को काम
होता है कि निगरानी करना, दिशा निर्देश देना, उस पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, अमल हो रहा है, उस पर बाकायदा रिव्यू बैठ के करना। तो ये जो सब काम हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि धरातल तक वो काम पहुंचे, धरातल तक जो बात पहुंचे, जमीन स्तर तक बात पहुंचे, हर मतदाता तक और हर घर तक आपका संपर्क हो सके, वही कोशिश रहेगी। और आपका बूथ मजबूत किस तरीके से होगा, आपको एक एक वोटर कैसे निकाल कर लाना पड़ेगा, उस माइक्रो मैनेजमेंट की जो रणनीति बनती है उस पर काम किया जाता है। वो ये देखा जाता है, हमेशा देखते हैं कि नीचे लेवल तक, बूथ स्तर तक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि पार्टी को 2023 में सफलता मिल सके। और मुझे लगता है वही रणनीति बनती है, वही समितियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जहाँ किसी की कमी दिखती है उसको बाकायदा दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप किस तरह से काम करो। तो अमित शाह वही बार बार रिव्यू करेंगे और बार बार यदि कुछ नया लगेगा, कुछ नए मुद्दे आएंगे तो उन पर किस तरह से बीजेपी को उसका हमलावर होना है, क्रॉस करना है, उसको इन सब पर रणनीति बनती है। बड़े नेताओं से फीडबैक लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि किस स्थिति में हम, अब हमारी स्थिति बेहतर हुई है या कहीं पर हम कमजोर हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन कौन से यात्राएं निकालना है, कौन से कार्यक्रम और लेना है, इस पर काम होता है और उसकी बार बार समीक्षा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है ब्रजेश जी की नेताओं की कार्यप्रणाली के कारण जिस तरीके से बीजेपी का कोर वोटर छिटका 2018 में भी हमने देखा, उपचुनाव में भी हमने देखा, और स्विंग वोटर को कैसे साधा जाए इसके लिए भी जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, युवाओं को साधने की लगातार कोशिश हो रही है। तो इन दोनों पैटर्न को आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि बीजेपी का वोटर नहीं छिटका, एक तरह से हम यदि वोट परसेंट देखें तो 2018 में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा हुआ था, वोट परसेंट नहीं घटा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे कांग्रेस के, जो कर्ज माफी का मुद्दा हो, इस वजह से उनकी सीटें ज्यादा हो गई थी। लेकिन आप देखिए बहुमत नहीं मिला था उनको, जैसा छत्तीसगढ़ में मिला, जैसा राजस्थान में मिला, मतलब सरकार के खिलाफ वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी कि उनको बहुत ज्यादा सफलता मिल गई। कुछ सीटों का अंतर था, और जो हमने देखा सीटों का अंतर को भी आप समझेंगे तो जो टिकट देने में जो कई खामियां हो गई थी, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था जो सरकार को कि हम जीत जाएंगे, शिवराज जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। कुछ ऐसे टिकट, गलत टिकट बांट दिए गए थे जिनकी पार्टी के अंदर से ही खिलाफत हुई थी, आरएसएस ने भी विरोध किया था, लेकिन दे दिए गए, कुछ चेहरे हार गए। इस वजह से वो सत्ता में नहीं बरकरार रह पाए और उनको सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन 15 माओवादी आप देखिए किस तरह से वो सत्ता में आए, फिर जनता के बीच में गए और वो फिर उपचुनाव में सीटें जीत कर आए। तो उस समय वो परिस्थितियां नहीं थी। और जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी का कोई वैसा वोट बैंक ज्यादा रहा नहीं है। देखिए दलितों का वोट बैंक, आदिवासियों का वोट बैंक, ये सब कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, चाहे अल्पसंख्यकों का वोट बैंक। लेकिन बीजेपी उसकी जो हितग्राही योजना है, जो सीधे बेनिफिट देने वाली योजना है, उनकी लगातार कोशिश से उसने अपना एक वोट बैंक बना लिया। चाहे वो आदिवासियों को यदि वो छीन कर लाई है तो कांग्रेस का वोट बैंक था, दलितों को छीन कर लाई है तो वो कांग्रेस का वोट बैंक था। अब तुम देखिए किस तरह से वो अल्पसंख्यक वोट बैंक में भी सेंध लगाने लगी है, जहां उसको वो वोट बैंक मिलता नहीं था, जिसको बीजेपी मानती थी कि ये वोट तो हमको मिलना ही नहीं, लेकिन उस वोट बैंक में भी इजाफा हो रहा है। उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहाँ पिछली बार उनको 5% मिले थे, लेकिन जब चुनाव हुए, जब योगी जी के दोबारा चुनाव हुए, तो आप देखिए कि उनको 9% अल्पसंख्यकों को वोट, वोट बैंक में एक तरह से सेंध लगा रहे हैं कांग्रेस के वोट बैंक में। तो आप ये नहीं कह सकते हम कि उनको वोट बैंक उनका खिसक गया है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि वोट बैंक लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। अभी 2023 में बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, या वो कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा, वापस जाएगा, ये तो परिणाम तय करेंगे। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में यदि 2018 के आंकड़े देख रहे हैं तो वोट बैंक खिसकता हुआ नजर नहीं आ रहा है बीजेपी का। बिल्कुल, चलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ब्रजेश जी आपने दी। वैभव आपका भी बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि फिलहाल बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक ले रहे हैं, संगठन की जमावट में जुटे हुए हैं। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।